हाँ, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है? क्विक एसिड, क्विक एसिड अपॉन करेंट लायबिलिटीज। के बाद समझ में आ रही है? क्विक एसिड्स, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्विक एसिड्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। और क्विक एसिड कैसे निकलता है? करेंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ इनने प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिखा है। ये रेशियोस चैप्टर में पूरा पढ़ के आए हो, ऐसा मत देखो कि पहली बार सुन रहे हो। हाँ या ना बोलो। फिर क्या है तुम्हारा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है? अरे ये सारे पढ़े हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या पढ़ा है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है। फिर क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो जब कुछ भी आए तो क्या है? सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये तो बता देना, सेल्स अपॉन वो। याद आ रहा है? इसके बाद क्या होता है? तुम्हारे लिवरेज रेशियोज आते हैं। कौन से रेशियोज आते हैं बेटा? लिवरेज रेशियोज। लिवरेज रेशियोज क्या बोलते हैं? डेट टू एसेट रेशियो का फॉर्मूला खुद से बताओ क्या होगा? डेट अपॉन टोटल एसेट्स। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल, टोटल डेट अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल डेट अपॉन टोटल कैपिटल। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है ये समझ नहीं आएगा, ये कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद समझ में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कंसोलिडेशन में कॉन्सेप्ट आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वहां ये यूज आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखें। और मैं तुमको बता दूं, इस चैप्टर से ये सब पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। क्या बात समझ में आ रही है? तुमसे अगर रेशियोज पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कहां से पूछे जाएंगे? जो मेन चैप्टर है रेशियो एनालिसिस का, यहां से मैंने नॉलेज के लिए दिया है कि भैया जब हम सिक्योरिटी का एनालिसिस करते हैं तो हमको ये सारे रेशियोज पढ़ने पड़ते हैं। क्या एक भी रेशियो का इन्हें न्यूमेरिकल दिया? नहीं, सिर्फ नाम लिख लिख के फॉर्मूला लिख दिया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन से हो जाएंगे? जो उस चैप्टर में डिटेलिंग की है, जिसकी जिसकी वहां पे डिटेलिंग नहीं करी वो नहीं आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ यहाँ पे नाम समझ लो क्या होता है, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। तो अगला क्या है तुम्हारा? नेट डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन। इसको भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। अबे अभी लिवरेज पढ़ा ना अपन ने, क्या पढ़ा? लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यही तो पढ़ा था अपन ने। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी। यही तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा ऑपरेटिंग लिवरेज का। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। याद है? कंबाइंड लेवरेज ने बोला नहीं, लेकिन अगर कंबाइंड लेवरेज बोलता तो फॉर्मूला क्या हो जाता? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। याद है? ईबीटी। ऑपरेटिंग लेवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड लेवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। याद है ना? क्या जिस चीज के पहले और बाद वाला फॉर्मूला, लॉजिक याद है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इनने पैट लिया है, इन्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, वो भी ठीक है। ठीक है क्या? मतलब ये फॉर्मूले अलग अलग यूज होते हैं। तो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज होता है कहीं पे, कहीं पे यूज होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन एसेट्स का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। सुन रहे हो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आ रहा है कुछ? ठंडी लग रही है? हाँ तो मेरी तरफ कर दो ना, आता ही नहीं हो तो मेरी तरफ। लड़की टाइप मुंह बना के बैठा हुआ है, इस तरफ देख भी नहीं रहा है। देखना है, मेरे तवाने से पहले ही घूम जाएगा। वो तेरी तरफ ही है, मेरी तरफ नहीं है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, चल। ठीक है, सुन रहे हो? चलो थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ।
एक फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, एक फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, रोना बोलते थे इसको हम, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, क्या बात समझ में आ रही है। और तीसरा क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं, ठीक है क्या। अच्छा, इक्विटी क्या कमाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इक्विटी क्या कमाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, पैट अपॉन इक्विटी, क्या फॉर्मूला होता है, पैट अपॉन इक्विटी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, इक्विटी की कमाई क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एसेट से क्या कमाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पैट अपॉन टोटल एसेट्स, क्या फॉर्मूला होता है, पैट अपॉन टोटल एसेट्स। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या कमाते हैं, ईबीआईटी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको लॉजिक बताने की कोशिश करी कि कहां पे पैट आ रहा है और कहां पे ईबीआईटी आ रहा है। एक्चुअली में रिटर्न ऑन नेट एसेट्स में कभी कभी ईबीआईटी ले लेते हैं, कभी कभी पैट ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो, इतना ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है किसी में भी। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कवरेज रेशियो, पढ़े थे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या होगा फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से कितने टाइम्स आपकी क्या है, कमाई है ना, इंटरेस्ट से कितने टाइम्स आपकी क्या है, कमाई है। डेट कवरेज रेशियो क्या था, डेट कवरेज रेशियो मतलब क्या था, यहाँ पे डेट सर्विस रेशियो, आपकी कितनी कमाई है, इंटरेस्ट प्लस जो आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है, याद आ रहा है कुछ। तो फॉर्मूला क्या होता था तुम्हारा यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल डेट सर्विस, टोटल डेट सर्विस के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो आपको चुकाना है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो आपको चुकाना है। तो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब ईएमआई। अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईएमआई। नेक्स्ट क्या है, कैश कवरेज रेशियो, टोटल कैश अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितने गुना कैश है आपके पास। असेट कवरेज रेशियो मतलब कि असेट्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, कवरेज रेशियो मतलब इंटरेस्ट के कितने गुना, इंटरेस्ट के कितने गुना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट के कितने गुना ईबीआईटी है। कैश कवरेज रेशियो इंटरेस्ट के कितने गुना कैश है। क्या बात समझ में आ रही है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंटरेस्ट प्लस ईएमआई, मतलब ईएमआई के कितने गुना आपकी कमाई है। हर चीज के कितने टाइम्स हुए वो होता है आपका कवरेज रेशियो, कितने टाइम्स आप इसको कवर कर रहे हो। हाँ या ना फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, याद है, अर्निंग के कितने गुना क्या है, प्राइस, पी रेशियो बोलते हैं इसको। प्राइस टू बुक रेशियो मतलब कि बुक वैल्यू के गुना कितने गुना प्राइस है, तो बोलते हैं एमपीएस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस टू सेल्स रेशियो यानी मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर, समझ गए। प्राइस टू कैश फ्लो, शेयर प्राइस अपॉन कैश फ्लो, ये सब पढ़ लेना यार, ये कुछ खास नहीं है। आ गए अपन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, काय पे आ गए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो शुरू करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। हम नया नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंड फ्लो। क्या पढ़ रहे हैं, फंड फ्लो। फंड फ्लो में दो चीजें बनती है मेनली, कितनी चीजें बनती है, दो चीजें। फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल बड़ी है तो उसको बोलते हैं फंड बड़ा है, यानी उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। वर्किंग कैपिटल कम हुई है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड फ्लो के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। और दूसरा आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो या तो बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाओ, या तो क्या बोलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाओ, या तो क्या बोलेगा दोनों बनाओ। क्या बात समझ में आ रही है। तो या तो क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, सुन रहे हो, या तो क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, या क्या आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आइए एक बार देखते हैं अपन कैसा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस वर्किंग कैपिटल बड़ा इजी होता है। चलो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बताऊं, तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनाते थे बताओ, इनडायरेक्ट मेथड, नेट प्रॉफिट लेते थे, ऐड करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ याद आ रहा है, माइनस करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, तो आता था नेट कैश फ्लो। बोलो हाँ, वो पूरा एक फॉर्मेट होता था डायल आइडल वाला। यहाँ डायल आइडल नहीं है, बस मेनली जो है वही है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के लिए नेट प्रॉफिट लो, क्या लो नेट प्रॉफिट, ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन कैश
एक्सपेंसेस को माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और नॉन कैश इनकम को। कुछ याद आ रहा है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे प्लस, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी माइनस। देखो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा। सीमेंट प्रेजेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बनाना है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 52,000। क्या दिया हुआ है? 52,000। मुझे बताओ इसमें से क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा, बताओ। डेप्रीसिएशन प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस हो जाएगा, दिख रहा है? डेप्रीसिएशन प्लस हो गया, लॉस ऑन सेल प्लस हो गया। एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ बोला है क्या? एडवर्टीजमेंट में भी सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ, इसको भी क्या कर दिया है प्लस। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ को भी क्या कर दिया है प्लस। गुडविल रिटर्न ऑफ को भी क्या कर दिया है प्लस। तो बचा क्या? नालायक। और माइनस क्या हो जाएगा? गेन ऑन सेल। माइनस क्या हो जाएगा? गेन ऑन सेल। आंसर आ जाएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? नेट प्रॉफिट दिया, क्या क्या ऐड हुआ? ऐड नॉन फंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स व्हिच हैव बीन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है प्लस। डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सोल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंड, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब क्या हो गए? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस क्या हो जाएंगी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसमें एक ही चीज आती है। मतलब कुल मिला के, सुन रहे हो? अबे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते थे, उसका पहला वाला हाफ पोर्शन बस। क्या बात समझ में आ रही है? डाइल आइडल करने की जरूरत नहीं है, बस ऐड करेंगे किसको? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और किसको माइनस करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको बोलते हैं हम फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। आया समझ में? आया? अगला क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये तो और इजी है। यार ये वाला फुल क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, इसको कल कराऊंगा, इसको मार्क करके रखो, कल डिटेल में कराऊंगा। हाँ, एग्जाम्पल 2 को मार्क करके रखो, कल एक बार मैं पूरा तुमको पढ़ा दूंगा। हाँ पूरा बताऊंगा ना, इसलिए तो बोलो उसको मार्क करके रख रहा हूँ। एडजस्टेड पीएनएल ऑल्टरनेटिव है उसका तरीका, जो हमने बनाया ना। कैश फ्लो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या तो ऐसे बना लो, ऑल्टरनेटिवली ऐसे बना लो, कोई एक तरीका है। तो हम ऊपर वाला करेंगे, फालतू पीएनएल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कराने की जरूरत है क्या? नहीं। कितनी एक्टिव, पूरा एक चैप्टर किया है यार कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हाँ है ना? बोलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वही है, पूरा सेम है। अब आते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस में। आज करना है टेक्निकल एनालिसिस? कोई और क्लास है इसके बाद तुम्हारी? पूछ के आता हूँ मैं क्या सीन है, कितने बजे से।
आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, टेक्निकल एनालिसिस। क्या है बेटा, टेक्निकल एनालिसिस। मुंडी उंडी को स्ट्रेट बैठो, ठीक है क्या, बहुत देर पढ़ेंगे अपन, अभी बहुत टाइम बचा है। हाँ नहीं क्लास है ना, क्लास क्यों नहीं है ना क्या, अरे तो पढ़ेंगे ना, अभी आएगी ना कंपनी लॉ की क्लास, साले ऐसी तैसी। अरे कहा था ये, किसका था, इसका था, वैसे ही नहीं चलता और नहीं चलेगा फिर आके मेरे को बोलेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलने तो चालू है ना रिकॉर्डिंग, देख बेटा, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस या ऐसे यहाँ से ऐसे बैठ बैठ के पढ़ा रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने, पता नहीं क्यों। फीलिंग, तुम लोग एक तो डेड बॉडी टाइप बैठे हो, पता फीलिंग नहीं आ रही है। जिगल पढ़ के बैठे हो, जिगल जिगल, जिगल का राज है, जिगल का। वो पढ़ रहे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे ना, बड़ा चटाई होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये होगा वो होगा। अरे अभी तो लगा नहीं पा रहा हूँ, कल लगाओगे नहीं लगाओगे, अभी तो पढ़ ले माता है, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ना नहीं है, कल क्या करोगे ये बताओ, है नहीं तो। आओ आओ, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ओए ओए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हमने पढ़ा था, याद है, मैंने बताया था दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब फंडामेंटल के अंदर आता है, कि कंपनी की रेशियो एनालिसिस पढ़ लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया, फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया, जो कि तुमने पढ़ा नहीं लेकिन हमने पढ़ लिया, क्या बात समझ में आ रही है। ये सारे एनालिसिस किसके अंदर आते हैं, फंडामेंटल, किसके अंदर, फंड। अब टेक्निकल वाले क्या होता है, वो बोलते हैं हमको नहीं देखना ये सब ये सब, ये सब तो लंबी कहानी है, हम देखेंगे क्या, ग्राफ और चार्ट। क्या देखेंगे, ग्राफ और चार्ट। देख रहे हो ऐसे अलग अलग प्रकार के चार्ट बने हुए तुम्हारी बुक में, ठीक है क्या, हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के ग्राफ और चार्ट, और उन चार्ट से हम समझेंगे कि चार्ट कैसा है ना, कि मतलब हमको इन्वेस्ट करना है, कब लगाना है, कब निकालना है। जो इंट्राडे करते हैं, क्या करते हैं, इंट्राडे, उनको फंडामेंटल से क्या करना है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, जरूरी थोड़ी कि आधे घंटे में शेयर प्राइस बढ़ेगा ही घटेगा, वो तो लॉन्ग टर्म की कहानी है, वो सब क्या देखते हैं, टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं। आया कि नहीं आया। ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को दिखाता है, डिमांड बढ़ेगी तो चार्ट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड कम होगी तो सप्लाई क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है क्या। तो यही होता है, इसने अलग अलग थ्योरी दी, एक होता है डो जोन्स थ्योरी। क्या होती है, डो जोन्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी, दो जोन्स, ठीक है क्या। दो जोन्स में पहला जोन कौन था, इट इज वन ऑफ द earliest theories of technical analysis. The theory was formulated by Charles H. Dow of Dow Jones and Company, who was the first editor of Wall Street Journal of USA. According to his theory, share prices demonstrate a pattern over 4 to 5 years. इसने क्या कहा बेटा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या बोला, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 4 साल 5 साल पहले जो हुआ तो वो वापस से फिर से होगा। इनका एक ट्रेंड है, इनका एक क्या है बेटा, ट्रेंड है, एक एनालिसिस है। नहीं बेटा वापस नहीं आएगी, ठीक है क्या, ठीक है। तो वो क्या बेटा, एक ट्रेंड है, एक एनालिसिस है, ठीक है क्या, उसको बोलते हैं हम डो जोन्स थ्योरी। क्या बात समझ में आ रही है, कि पास्ट डेटा आपस में क्या करता है, फ्यूचर को रेप्लिकेट करता है, मतलब ग्राफ जो होते हैं वो रिपीट होते हैं अपने आप में। बात समझ में आ रही है। तो पहले आया प्राइमरी ट्रेंड्स। क्या होता है, अब देखो क्या होता है, प्राइमरी ट्रेंड्स लास्ट फ्रॉम 1 to 3 years। क्या है, प्राइमरी ट्रेंड्स क्या होते हैं, 1 से 3 साल। द थ्योरी वाज सॉरी, ओवर दिस पीरियड द मार्केट एग्जिबिट डेफिनेट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट विच इज punctuated by shorter snaps of trends, reversal in the opposite direction. The trend reverse is called secondary trend. Primary trend is indicative of overall pattern of the movement. मतलब क्या होगा, पहले कंटिन्यूसली ग्राफ किया जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, एक बार ऊपर पहुंच गया, उसके बाद नीचे 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 नीचे। तो पहले जब ऊपर 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 गया तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रेंड। और जब नीचे 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 तो क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी ट्रेंड। बात समझ में, जरूरी नहीं है ऊपर ही प्राइमरी ट्रेंड हो, जो पहले हो रहा है वो क्या है, प्राइमरी ट्रेंड, और जो बाद में हो रहा है वो क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड। इससे ओवरऑल एक पैटर्न बन के आता है। देखो ग्राफ ऑफ बुलिश फेज दिख रहा है, बुलिश, बुलिश मतलब चुप है, बुलिश मतलब ऊपर जाना, ठीक है, और बेरिश मतलब बुल एंड बेयर जानते हो ना। अच्छा किसी को पता है बुल और बेयर क्यों बोलते हैं, मतलब बढ़ते हुए दाम को बुल क्यों बोलते हैं, बैल उचका के ऊपर मारता है और बेरिश पंजा ऐसे मारता है, इसीलिए शेयर प्राइस गिरने को क्या बोलते हैं, बेयर, और प्राइस बढ़ने को क्या बोलते हैं, बुल। तो एक होता है बुलिश फेस और एक होता है बेरिश फेस। देख रहे हो, बुल ऊपर गया, पीक आया, नीचे गया। बेरिश में क्या हुआ, नीचे गया,
बॉटम आया, ऊपर गया। बाप रे, समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो, कर रहा हूं छुट्टी, मत लड़ो ऐसे नालायक मनी मन में, ठीक है। ये क्या होते हैं? दूसरे ट्रेंड्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी ट्रेंड्स। दूसरे ट्रेंड्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी ट्रेंड्स। इन दो थ्योरी, अ प्राइमरी ट्रेंड इज द मेन डायरेक्शन इन विच द मार्केट इज मूविंग। कन्वर्सली, अ सेकेंडरी ट्रेंड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन of the primary trend or as a correction to the primary trend. For example, upward primary trend will be compensated by a secondary trend. बेटा बहुत प्यारी बात बोली इसने। क्या बोली? जीवन में अगर सुख है तो क्या है? दुख है। दुख है तो क्या है? सुख है। क्या जीवन में सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख हो सकता है? नहीं। जब दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। वो इंसान का नाम दुख है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं तो दुख के बाद क्या आएगा? सुख, और सुख के बाद क्या आएगा? दुख। तो अगर प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, अगर प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, अगर प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है तो वो खत्म होके क्या आएगा? सेकेंडरी ट्रेंड, क्योंकि हमेशा अपवर्ड मूवमेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही बोला, एन अपवर्ड प्राइमरी ट्रेंड विल बी कंपोज्ड of by secondary downward trend. This is movement from a consequently higher high to a consecutively lower high. Higher high to a lower high, मतलब धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। क्या होता है? minor trend. The last of the three trend types is the minor trend, which is defined as the market movement lasting less than 3 weeks. Minor trends are changes occurring every day with a narrow range. With a narrow range. देखो डायग्राम में समझाता हूं। ये दिख रहा है? ये प्राइमरी ट्रेंड है, दिख रहा है? लेकिन ये बीच बीच में जो नीचे हो रहा है ना, ये क्या है? माइनर ट्रेंड है। ये क्या है? अरे भाई समझो, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, 3 सालों में ओवर द पीरियड बढ़ा है, लेकिन इन 3 सालों में बीच बीच में छोटे छोटे डिप तो आए होंगे ना, तो वो जो छोटे छोटे डिप है, ये क्या है? माइनर ट्रेंड। अगर तुमको मैं एकदम रियल मार्केट का दिखाऊं, जैसे टाटा मोटर्स ले लो। अबे ये दिख रहा है? ये तुमको क्या दिख रहा है? फ्लैट, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। लेकिन ये सिर्फ आज बस का है। तो अगर मैं इसको 1 ईयर का करूं, अगर मैं किसका करूं? 1 ईयर का, तो 1 ईयर में क्या हुआ? ये ओवर द ट्रेंड क्या है? अपवर्ड। ओवर द प्राइमरी ट्रेंड क्या है? अपवर्ड। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बीच बीच में डिप दिख रहा है, ये कौन सा ट्रेंड है? माइनर ट्रेंड। कि 1 साल के डेटा में जो 3 महीनों से कम चला, 3 हफ्तों से कम चला, वो क्या है बेटा? माइनर ट्रेंड। वो क्या है बेटा? माइनर ट्रेंड। एक कंपनी ढूंढता हूं, रुको, गिरने वाली। विप्रो। कौन गिरा है अभी रिसेंटली? अडानी ओवरऑल ऊपर ही दिखाएगा। ये देखो, ये देखो, ये 5 ईयर में क्या गया है? नीचे। ये 5 ईयर में क्या है? नीचे। और इसको अगर मैं मैक्स कर दूं, तो ये देखो, ये था प्राइमरी ट्रेंड, ये था सेकेंडरी ट्रेंड। बात समझ में आ रही है? और बीच बीच में जो डिप और कट आए हैं, वो कौन सा है तुम्हारा? वो कौन सा है तुम्हारा? माइनर ट्रेंड। क्लियर हुआ सबको? क्या बात समझ में आ रही है? पहले यस बैंक देखो, एक टाइम पे कितने रुपए गया था? एक टाइम पे कितने रुपए गया था? 206 रुपए का एक शेयर था। कौन से दिन की बात है? 2018 की, ठीक है। 206 रुपए में मैंने भी शेयर खरीदा था यस बैंक का। क्या बात समझ में आ रही है?
आज यस बैंक का शेयर कितने का बेटा? 17 रुपए का। क्या बात समझ में आ रही है? 206 से गिर के कितना हो गया है? 17 रुपए। अगर मान के चलो किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हो, कितने लगाए हो? 1 लाख रुपए। ठीक है क्या? 1 लाख डिवाइड बाय 206 इंटू 17। तो जो 1 लाख रुपए थे वो आज कितने हो गए हैं? 8,252 रुपए। 92,000 का नुकसान, 92,000 का लॉस। क्या बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने यस बैंक में पैसा लगाया था तो आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं नहीं मेरा इतना नहीं हुआ। ठीक है, प्राइमरी बताते नहीं कितना हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? माइनर ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड समझ में आया? वहीं अगर, हाँ हाँ बेटा रखे ना, अभी भी रखे। क्या? अरे अब चिल्लर लेके करेंगे क्या? रख ही रहे नहीं तो 1 लाख के 8,000 निकाल के करेगा क्या आदमी? रखा रहे। ये देखो, ये अडानी का देखो, अगर किसी ने 2021 में 5 फरवरी 2021 को एक शेयर खरीदा, वो कितने का? 600 रुपए का। कितने का? 600 रुपए का। और कब? फरवरी 2021, 2 साल, जनवरी 2023, यानी ठीक फरवरी 2023 तक कितने का हो गया? 2 साल में कितना हो गया? 3,400, 3,456, यानी 3,500 रुपये पकड़ लो। वहां कितने का था? 600। 1 लाख रुपए लगाओ, 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 600 इंटू 3,500। मतलब 2 साल में पैसा 5 गुना हो गया। 1 लाख का कितना हो गया? सीधे सीधे 5 लाख। ठीक है, 6 गुना हो गया। ठीक है, लेकिन आज की हालत फिर नीचे आई है। जैसे ही देखो, ये दिख रहा है तुमको? ये कब हुआ? जब वो खबर आई, उसकी रिपोर्ट आई थी अडानी की। देख लो, एक दिन में, एक दिन में, मतलब कि 20 जनवरी को कितने का था शेयर? 3,456 रुपए का। क्या बात समझ में आ रही है? और अगली 3 फरवरी, एक हफ्ते के अंदर शेयर कितना हो गया? 1,586, आधे का। क्या बात समझ में आ रही है? 3,500 से घट के कितना हो गया? 1,586। आपके 1 लाख लगे थे तो एक हफ्ते में वो कितने हो गए? 50,000 रुपए, आधे हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। ये समझ में आया कि नहीं? फटाफट बोलो। तो एक होता है तुम्हारा ये बुलिश फेस, एक होता है बेरिश फेस, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। क्या बात समझ में आ रही है? टेक्निकल चार्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, एक क्या होता है? लाइन चार्ट। ये सीधे जो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, दिख रहा है क्या? दूसरा होता है बार चार्ट, दिख रहा है? ये बार ग्राफ टाइप का बनता है। इसको भी समझाऊंगा मैं कैसे होता है ये। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? बार चार्ट्स। तीसरा क्या होता है तुम्हारा? कैंडल स्टिक। तीसरा क्या होता है? कैंडल स्टिक। इसमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें देखो कैंडल स्टिक। सब एक जैसे दिख रहे हैं? अभी देखो अब अलग दिखेंगे। क्या हो गया भाई? ये हो गया तुम्हारा बार चार्ट, दिख रहा है तुमको? अब कहाँ गया? छोड़ बे। कैंडल स्टिक चार्ट, ये होता है कैंडल स्टिक चार्ट। ये इसमें अच्छा समझाया होता है, ये देखो। तो यूट्यूब का है खुल गया ये पगला। आओ, ये क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट, दिख रहा है क्या? मतलब ये बताता है, अगर ये ग्रीन कलर से शेडेड है तो मतलब शेयर क्या हुआ है? बढ़ा है ऊपर। और यही अगर नीचे रेड शेड में है तो वो क्या करा है? गिरा है। पूरा मैं तीनों चार्ट आपको बता दूंगा। 3 प्रकार के चार्ट होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट और एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट। क्या क्या होता है? लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? बेसिक लाइन चार्ट, जो लाइन वाला, हाँ जो अपन ने देखा वो लाइन चार्ट था।
फिर एक ये रहता है कौन सा, पॉइंट एंड फिगर्स, ये कट्टस पिट्टस खेलते हैं इसमें लोग। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड ना, आइए। अभी हम ये पूरा चार्ट वाला एरिया छोड़ रहे हैं, ये मैं एक बार आपको अगली क्लास में अच्छे से करा दूंगा। ठीक है क्या? अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे रिस्क एंड इट्स टाइप्स की। किसकी? रिस्क एंड इट्स टाइप। बोरिंग लग रहा है क्या? कोई बात नहीं बेटा। टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क। एक बिजनेस दो प्रकार के रिस्क फॉलो करता है। तो जो बिजनेस है कितने प्रकार के रिस्क देखता है? दो। एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है सिस्टमैटिक, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है बेटा? जो अनकंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रो इन नेचर। अब फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं, मार्केट में रिसेशन आ गया, मेरी गलती नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं नहीं, तो वो क्या बेटा? अनसिस्टमैटिक। अगर वो कौन सा है? सिस्टमैटिक। वो कौन सा है? सिस्टमैटिक। लेकिन मैंने ऐसा कुछ ऐसा किया जिससे मेरे बिजनेस में फर्क पड़ गया, कि मेरे एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, या मैंने कोई गलत प्रोडक्ट बना दिया, या मैंने फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं बेयर कर पा रहा हूं, मेरी सेल्स डाउन हो रही है, तो वो कौन सा रिस्क है बेटा? अनसिस्टमैटिक। एक होता है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? अनकंट्रोलेबल मैक्रो इन नेचर। अनसिस्टमैटिक क्या होता है? कंट्रोलेबल माइक्रो इन नेचर। मैं बार बार उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, ध्यान देना, ठीक है क्या? मैं उल्टा ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अनकंट्रोलेबल। इसके अंदर तीन प्रकार के रिस्क आते हैं: इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है क्या? एक क्या होती है? इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क और परचेजिंग। इंटरेस्ट रिस्क क्या है? मार्केट में ब्याज दर बढ़ जाए, मार्केट में ब्याज दर बढ़ना घटना, क्या बात समझ में आ रही है? आरबीआई अपने रेट्स बढ़ाता घटाता रहता है, क्या बात समझ में, जिस कारण इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है। तो ये रिस्क मेरे कारण नहीं है कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मैक्रो इन नेचर है। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा कौन सा होता है बेटा? मार्केट रिस्क। दूसरा रिस्क कौन सा होता है? वही शेयर मार्केट ऊपर चला गया, शेयर मार्केट नीचे चला गया, कंसिस्टेंट फ्लक्चुएशन आ रही है, पूरा स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, तो वो कौन सा रिस्क है? मार्केट रिस्क। वो मेरे कंट्रोल के हाथ में नहीं है। दूसरा क्या? परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन के बढ़ने घटने के कारण आने वाला रिस्क। वो कौन सा रिस्क होता है? परचेजिंग पावर रिस्क। ये हम तीनों के हाथ में, ये तीनों रिस्क हमारे हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है क्या? ये कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक। कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक, अनकंट्रोलेबल इन नेचर। आया कि नहीं आया? दूसरे क्या होते हैं? अनसिस्टमैटिक, कंट्रोलेबल इन नेचर। इसके अंदर दो प्रकार के रिस्क आते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। इसको अगर सरल भाषा में बताऊं तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। बताओ मुझे, मैं अपने बिजनेस की फिक्स कॉस्ट बेयर नहीं कर पा रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है? रेंट नहीं दे पा रहा हूं, सैलरी नहीं दे पा रहा हूं, ये कौन सी रिस्क है? ऑपरेटिंग रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क है। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे बिजनेस के खर्चे बहुत ज्यादा है, मेरी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मेरा बिजनेस मत ना हो रहा है, ये कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क, यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज वाला। बोलो है नहीं? दूसरा क्या है? मैंने कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है, मैं ब्याज नहीं चुका पा रहा हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा हूं, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, ये कौन सा रिस्क है? फाइनेंशियल रिस्क। दोनों बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, नहीं लेता कर्जा, क्या बात समझ में आ रही है? या फिक्स कॉस्ट कंट्रोल करके चलता, आपके बिजनेस के कारण जो हो रहा है वो आते हैं, वो कौन से होते हैं? अनसिस्टमैटिक, कंट्रोलेबल इन नेचर। इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है बिजनेस रिस्क, एक आता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क का बिजनेस की फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क, और इंटरेस्ट वगैरह के कारण आने वाला रिस्क क्या कहलाता है बेटा? फाइनेंशियल रिस्क या क्रेडिट रिस्क। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया? अब इसके बाद प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। यहां से पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट तुम्हारा शुरू होता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न और सारे रिटर्न इसमें आते हैं। एक मिनट आया मैं ना।
एक काम करते हैं, आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी का अपन अगली क्लास में करेंगे। चल जाएगा क्या? लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा के आना, उसमें भी थ्योरी ही है, ठीक है।